एवरीवन, वेलकम टू उमान अकेडमी। आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम डेली 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं तथा ये वो क्वेश्चन होते हैं जहां से आगामी जो परीक्षाएं हैं वहां पर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जैसे कि आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, एसएससी बैंक, जहां पर भी हिस्ट्री जो इतिहास वाला भाग है अगर पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी अच्छे प्रश्न हैं। और अपना कम जो स्कोर है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप उसे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ठीक है, अकबर ने वैवाहिक नीति अपनाई थी। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी। अब इस क्रम में सबसे पहला मतलब कि परिवार कौन सा होता है? निम्न परिवारों में से। ठीक है, राठौर में सिसोदिया, कछवाहा और चौहान राजवंश। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी। कछवाहा राजवंश जो होता है ये राजपूत होते हैं। ठीक है, और इनमें एक शासक होते हैं, आमेर के शासक होते हैं। ठीक है, राजा भारमल। कौन होते हैं? राजा भारमल, या फिर इन्हीं को बोलते हैं बिहारी मल। ठीक है, राजा भारमल बोल दो या बिहारी मल बोल दो, इनकी पुत्री होती है। उससे वैवाहिक संबंध होता है, किसका विवाह होता है? अकबर का। और एक प्रश्न और इनके बारे में पूछा जाता है, राजा भारमल के बारे में, कि अकबर की जो स्वेच्छा से यानी कि स्वयं की इच्छा से अधीनता किसने स्वीकार की थी? ठीक है, स्वयं से अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो वो थे, राजा थे कछवाहा राजवंश के। कौन? भारमल। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैंने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम कीजिए। ठीक है, तो अकबर ने क्या क्या कार्य करवाए हैं ये दिए हुए हैं, उनमें से आपको इनका घटनाक्रम लगाना है, कौन सा काम पहले किया है और कौन सा काम बाद में किया है। अब इसको आप तभी क्रम कर सकते हैं, क्रम से, जब आपको इनकी तिथियां पता हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इनकी तिथियां कौन सी हैं। जजिया कर की समाप्ति कब की थी अकबर ने? तो जजिया कर की समाप्ति की थी अकबर ने 1564 में, यानी कि 1564 ईस्वी में। इसके बाद में फतेहपुर सीकरी में ये करवाते हैं इबादत खाना का निर्माण। ठीक है, यहाँ पर निर्माण है, इबादत खाना का निर्माण करवाते हैं, ये करवाते हैं 1575 में। ठीक है, इसके बाद में मजहर। ठीक है, मजहर की घोषणा इन्होंने करवाई थी कब? मजहर की घोषणा इन्होंने करवाई थी 1579 ईस्वी में। ठीक है, 1579 ईस्वी में। और इन्होंने ये जो मजहर करवाया था, ये मजहर है, ये थोड़ा सा टाइप अलग होगा, महेजर हो गया है। ठीक है, तो ये मजहर है। और इसकी स्थापना उन्होंने सभी जो धार्मिक मामले होते हैं उनको अपने हाथों में लेने के लिए करवाया था। और दीन ए इलाही को वो, या इसे तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। ठीक है, तौहीद ए इलाही कहते हैं। और इसके जो स्थापना करवाई थी इन्होंने करवाई थी 1582 में। ठीक है, अच्छा, ये जो मजहर जो बनाया था, ये मजहर बनाया था किसने? अबुल फैजी के पिता, जो अबुल फजल थे, अबुल फजल के पिता थे, इनके फादर थे, इनके पिता का नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था इनके? शेख मुबारक। मुबारक शाह नहीं, क्या नाम था इनका? शेख, शेख मुबारक। अबुल फजल के पिता हैं, इन्होंने ये मजहर तैयार किया था। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले इन जो क्रम कार्य हैं, इन कार्यों में सबसे पहले आता है 1564 में जजिया कर की समाप्ति। और इसके बाद में आता है 1575 में इबादत खाना का निर्माण। और इसके बाद में मजहर के पर हस्ताक्षर जो करते हैं, मजहर की घोषणा करते हैं 1569 में, ये तीसरे नंबर पर आएगा। दीन इलाही की पद्धति। देखिए ये सारे क्रम ऑलरेडी पहले से ही क्रम में लगे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4।
ये प्रश्न आप स्टार लगा लीजिएगा। आपके जैसे एसएससी वगैरह में जहाँ पे बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ये चारों पाँचों प्रश्न जितने भी मैंने यहाँ बताए, ये कई बार रिपीटेड हुए हैं, 1-2 बार नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम कीजिए। ठीक है, इनको क्रोनोलॉजी के अनुसार अरेंज करना है। तो देखिए, आमेर की राजकुमारी, ठीक है, से अच्छा, यहाँ पर एक गैप होगा, लिखा है अकबर का विवाह। ठीक है, तो आम्बेर होता है, आम्बेर की राजकुमारी होती हैं। इनका किसी, अभी मैंने पीछे आम्बेर या आमेर भी बताया था, है ना। आमेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह कब होता है? तो ये होता है 1562 ईस्वी में। इसके बाद में तुकारोई का युद्ध, है ना, ये होता है 1575 एडी। ये सब ईस्वी में है, ठीक है, ईस्वी है। इसके बाद में मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है? तो मालवा पर मुगल आक्रमण होता है 1561 में। और उड़ीसा पर कर रानी की विजय जो होती है, ये होती है 1568 में। अब इनको क्रम से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा 1561, यानी कि सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 1562 यानी कि 1, और उसके बाद आएगा 1568 यानी कि 4, और इसके बाद आएगा 1575 यानी कि 2। यानी कि आंसर आ जाएगा 3142। देखिए, 3142 कहाँ लिखा है? 3142 यानी कि डी, आपका डी आंसर हो जाएगा। इसमें भी डेट है। अगर आपको लग रहा है कि आप ये भूल जाएंगे, तो आप ये डेट साथ में ही नोट करते चलिए। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक डच पर्यटक होता है, देखिए याद रखना, क्या मैं पूछ रही हूँ, डच डच यात्री या पर्यटक एक ही बात होती है। जहांगीर के समय, है ना, जहांगीर के शासनकाल में क्या करता है, जहांगीर का जो शासनकाल होता है उसका मूल्यवान विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब कि जहांगीर के शासनकाल के बारे में लिखता है। इसमें से फ्रांसिस्को पेलसर्ट, हॉकिंस और नीलू का मनुची है और पीटर मुंडी है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले देखिए कि ये डच कौन है। तो देखिए, जो ये हैं फ्रांसिस्को पेलसर्ट, यही हैं डच। इसके बाद में ये विलियम हाकिंस, इनका पूरा नाम है विलियम हाकिंस, और ये हैं ब्रिटिश। ठीक है, ये क्या है, ये हैं ब्रिटिश। और इसके बाद में ये निकोलो और जो मानुची हैं, इनको, ये हैं इटली से। और पीटर मुंडी, ये जो पीटर मुंडी हैं, ये हैं कहाँ से? ये भी हैं कहाँ से? ब्रिटिश से, यानी कि इंग्लैंड से। अच्छा, ये पीटर मुंडी जो आते हैं, ये आते हैं शाहजहां के शासनकाल में। ये कब आते हैं? ये आते हैं शाहजहां के शासनकाल में। और ये इनका याद नहीं है। ये जो जहांगीर, ये आते हैं, ये दोनों आते हैं जहांगीर के शासनकाल में। अलग अलग टाइम पीरियड पे आते हैं। जो ये फ्रांसिस्को पेलसर्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डच पर्यटक पूछा है ना। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जहांगीर इंडिया, है ना, जहांगीर के समय का भारत, द रोमन स्टैटिक ऑफ फ्रांसिस्को पेलसर्ट, है ना। इन्होंने एक किताब लिखी थी जहांगीर इंडिया। ठीक है, जहांगीर इंडिया, जहांगीर के समय का भारत। और इसी में इन्होंने जहांगीर के शासनकाल का वर्णन लिखा है। पेलसर्ट की एक बुक है। ठीक है, तो इसमें से इतने तथ्य बनते हैं। ये आप सभी याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किस जगह से संबंधित था, तो मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर शाह और जहांगीर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है डी, जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा जो है, ये कहाँ स्थित है? ये लाहौर में स्थित है, रावी नदी के तट पर। लाहौर का जो रावी नदी है, उसी के तट पर स्थित है। और अगर लाहौर में भी पूछा जाए, तो एक जगह आती है शाहदरा, शाहदरा में है। ठीक है, और ये भारत से बाहर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो सबसे पहले ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, आप पहले इसकी रचना बता दीजिए, किसने करवाई थी इसका, इसको किसने लिखवाया था, किसने तैयार किया था?
तो मैंने बता चुकी हूँ पीछे प्रश्न में, ये हरिश्चंद्र है ना, हरिश्चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके बाद में क्या बताना था कि इस पे और क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें जहांगीर का लेख लिखा हुआ है और रानी का लेख भी है, रानी का लेख और जहांगीर ने भी इस पे लिखवाया है, ये दोनों। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें अशोक का भी, अशोक जो अ, अशोक की भी कुछ जानकारी इससे अशोक ने भी लिखवाई थी। तो इसमें रानी का लेख भी मिलता है, जहांगीर का लेख भी मिलता है और अशोक का भी लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा, है ना, बलबन ने प्रारंभ करवाया था सजदा। मैंने बताया पीछे प्रश्न में, सजदा और पैपोस प्रथाएं किसने प्रारंभ करवाई थी, बलबन ने। इसके बाद में जो पारसी त्योहार होता है नवरोज का, जो धूमधाम से मनाने का, ये भी किसने करवाया था, अपने दरबार में प्रारंभ करवाया था, बलबन ने। अब जिसको बंद किसने करवाया था, सजदा को, तो ये करवाया था किसने, शाहजहां ने। ठीक है, तो शाहजहां ने क्या किया था कि जो बलबन द्वारा प्रारंभ की गई थी सजदा प्रथा, इसे बंद करवा दिया था। ठीक है, इसके बाद में इसने पगड़ी पहनने पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो बहुत लोगों को पता होगा, ये बहुत ही आसान सा आंसर है, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुसलमान था। ठीक है, और ये अपने नियमों को, ये वही नियम लोगों से फॉलो करवाता था जो ये खुद पहले करता था। ठीक है, ये पहले जो नियम दूसरों पर अप्लाई करता था, लगाता था दूसरों पर, वो नियम ये खुद अपने ऊपर लगाता था और देखता था कि मैं इसे फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैं फॉलो कर पा रहा हूँ तभी दूसरों पर ये नियम लगाऊंगा। पर ये खुद ही इतना कठोर जीवन जीता था कि इसने मतलब दूसरों पर भी बहुत ही कठोर नियम लगाए थे। और इसकी इतनी कट्टर नीतियां हुआ करती थी, जिस और कुछ दुष्कृत्य भी थी, मतलब अच्छी भी नहीं थी, जिसकी वजह से इसको ज्यादातर इसके जो समकालीन हुआ करते थे वो बोलते थे शाही दरवेश। ठीक है, दुष्कृत्य करने वाला शाही दरवेश बोला करते थे। और जो इसके मुसलमान होते हैं वो इसे बोलते हैं जिंदा पीर। ठीक है, तो ये दो उपनामों से जाना जाता है कौन, औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी, किसके साथ की थी, तो ये की थी राजा जयसिंह के साथ में। ये भी कछवाहा राजवंश से थे, ये कौन से थे, कछवाहा राजवंश से थे। ठीक है, और ये जो जयसिंह थे ये काफी मतलब कि डिप्लोमेटिक सोच वाले थे। ये काफी या शांति करनी हो या युद्ध में, ये सब में, शांति व युद्ध दोनों में ये काफी निपुण थे। और इन्होंने कैसे शिवाजी से संधि की थी। ठीक है, हालांकि जो ये क्या है, पुरंदर 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 का जो किला होता है इसको मुगलों द्वारा जीत लिया जाता है। और पुरंदर की संधि भी कितनी कब होती है, 1665 में होती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं, ये जयसिंह शिवाजी से संधि कर लेते हैं, क्योंकि इनका अगला निशाना क्या था, बीजापुर। ठीक है, किसका, मानसिंह का। ये बीजापुर जीतना चाहते थे और इन्होंने ये एक इस वजह से शिवाजी से संधि कर ली कि अगर अगर शिवाजी से झगड़ते रहेंगे तो फिर बीजापुर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और शाहजहां ने वैसे ज्यादातर किलों के अंदर मस्जिदें बनती थी। ठीक है, लेकिन किले के बाहर इन्होंने जो किले के लाल किला है उसके जो बाहर जामा मस्जिद है, तो पूछा जाता है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने करवाया था। तो इन्होंने किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, लाल किले और किले के बाहर करवाया था। लेकिन किले के अंदर किसने करवाया था, ये गलत हो गया। इसका आंसर होगा मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने। तो किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था तो वो करवाया था किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, तो कोई पूछे कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। या फिर दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो भी औरंगजेब ने करवाया था। लेकिन लाल किले के बाहर जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी किसको? दारा सिकों को, है ना। ये काफी विद्वान थे और इन्होंने क्या किया था, जो अ, उपनिषद हैं, है ना, उपनिषदों का इन्होंने क्या किया था, अ, उपनिषदों का क्या किया था, फारसी में अनुवाद। किसके समय पे? लगभग शाहजहां के शासनकाल में इसने, दारा सिकों ने क्या किया था, फारसी में इसका अनुवाद करवाया था उपनिषदों का। और लगभग कितने उपनिषद करवाए थे? लगभग लगभग इसने 24-25 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। और किस नाम से करवाया था? तो ये करवाया था सिर्र ए अकबर। ये याद रख लेना, सिर्र ए अकबर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आ, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ये करवाया था दारा सिकोह ने। किसके शासन काल में करवाया गया था? तो शाहजहां के शासन काल में करवाया गया था। किस नाम से करवाया गया? तो सिर ए अकबर के नाम से करवाया गया था। और शाहजहां ने ही दारा सिकोह को क्या कहा था? शाहजहां द्वारा दारा सिकोह को कहा गया था शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ हुई थी। तो चित्रकला के बारे में हुमायूं को सब लोग जानते हैं। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि अगर एक चित्र को कई चित्रकारों ने उसका नाक, मुंह और आंखें अगर बनाई हैं, तो हुमायूं उन्हें देख करके बता देता था कि ये किस चित्रकार ने कौन सा भाग इसका बनाया है। ये इतना चित्रकला में निपुण था। ठीक है। और इसके दो प्रसिद्ध, मतलब कि पूछ जाते हैं इसके दो सबसे पहले चित्रकार कौन से, तो वो थे मीर सैयद अली, है ना, मीर सैयद अली। मैं लिख देती हूँ, मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे, अब्दुल समद। ठीक है, इसके बहुत ही पसंदीदा चित्रकार थे। नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट बताइए प्रश्न का, बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? ठीक है, तो सबसे पहले तो बाबरनामा के बारे में देखिए कि जो बाबरनामा है ये बाबर ने लिखी थी। लिखी किसने थे? बाबर ने। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा इसकी है तुर्की। और इसको सबसे पहले लिखी किस भाषा में, लिखी किस नाम से गई थी? तुजुक ए बाबरी। तो ओरिजिनल बुक किसके? तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी है। किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। और इसका फारसी अनुवाद, जो फारसी अनुवाद होता है वो होता है बाबरनामा। ठीक है, वो होता है बाबरनामा। ठीक है, और ये करवाया किसने था? तो ये करवाया था फारसी अनुवाद पायंद और अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो इसके दो नाम, अब्दुल रहीम खान खाना का बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना व पायंद। ठीक है, इन्होंने करवाया था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? तो वो कराया था लेडन एवं रस्किन ने। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? लेडन एवं रस्किन ने। तो ठीक है, इस प्रश्न से इतने ही तथ्य बन रहे हैं कि बाबर नामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। इसे बाबर ने स्वयं लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तुर्की में। किस नाम से? तुजुक बाबरी नाम से। और इसका फारसी अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना व पायंद ने किया था बाबरनामा नाम से। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने। ठीक है, नेक्स्ट आते देखते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से कराया जाता है। ठीक है, और ये करवाते कौन है? इनका नाम, इनमें दो तीन लोग आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा नाम आता है बदायूनी का, बदायूनी का। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसमें फैजी का भी नाम आता है और इसमें नकीब खान का भी नाम आता है। इसमें फैजी क्या करते हैं? निर्देशन करते हैं। नकीब खान और बदायूनी क्या करते हैं? इस किताब का अनुवाद करते हैं। तो इनमें तीनों का नाम आता है, पर सबसे ज्यादा आता है बदायूनी का। ठीक है, और इसके बाद में बदायूनी ने ही क्या किया था? रामायण का अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद किया था किसमें? रामायण का अनुवाद किया था फैजी ने।
फैजी ने, इन्होंने किया था लीलावती का अनुवाद। और नकीब खां ने किया था कालिया दमन का। कालिया दमन का क्या फारसी में अनुवाद। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फारसी में अनुवाद जो महाभारत का होता है उसका होता है रज्मनामा नाम से, और कौन, बदायूनी फैजी के नेतृत्व में नकीब खां, दोनों मिलकर, तीनों लोगों का। बदायूनी याद रखना, अगर ये तीनों आंसर दिए हो तो आप बदायूनी करना, ठीक है। और रामायण का बदायूनी करते हैं, इसके बाद में फैजी करते हैं लीलावती का, और इसके बाद में नकीब खां करते हैं किसका, कालिया दमन का। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। मैंने अभी बताया जस्ट पहले, महाभारत का महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन करते हैं, ये करते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो मैंने ये भी जस्ट कराया, उसी का प्रश्न है। ये सब देखो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। तो ये है महाभारत। ठीक है, अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा। 17, मुगल मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, मनसबदार आनुवंशिक होते थे। ये तो बिल्कुल गलत है, आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। हाँ, इनके 3 वर्ग होते थे। पहला वर्ग वो होता था जिसमें मनसब और सवार समान होते थे, जितने मनसब होते थे उतने सवार होते थे। दूसरे जो सवार होते थे उनके आधे लगभग मनसब होते थे, और तीसरा जितने मनसब होते थे उनमें से आधे से कम सवार हुआ करते थे। ठीक है, और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। ये बिल्कुल गलत है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता था। इनको वेतन नगद दिया जाता था, या फिर इन्हें जागीर के रूप में दिया जाता। इसी वजह से आगे चल करके देखना, जागीरदारी प्रथा काफी तेजी से बढ़ जाती है, जिसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो 2 प्रश्न सही है, 1 और 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। 1 और 3 सही है, ये 2 गलत है। ठीक है, आनुवंशिक पद नहीं होता था। मनसब में देखो, मनसब में 2 शब्द होते हैं, एक होता है जात। जात का मतलब होता था जैसे कि घोड़ा और हाथी, जो मतलब वाहन होते थे, और सवार मतलब होता था कितना, कौन सा पद दिया जा रहा है। ठीक है, पद से होता था। ठीक है, कितने का दिया जा रहा है, धन से मतलब होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो बताइए कौन किससे संबंधित है। देखिए, अकबर संबंधित थे मुजफ्फर खान से। इसके बाद में जहांगीर संबंधित थे किससे, ग्यास बेग से। और शाहजहां संबंधित थे सादुल्ला खान से। इसके बाद में औरंगजेब संबंधित थे किसी, असद खान से। यह सीधे सीधे मैचिंग वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 3 4 क्या हो जाएगा, मिला लीजिए। देखिए, ये हो जाएगा, इसका पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 1, दूसरे का, थर्ड का हो जाएगा 4, और 4 का हो जाएगा 2, यानी कि 3 1 4 2 डी में दिया है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये वाला प्रश्न तो कई बार कर चुके हैं, अब तो सबको याद हो गया होगा। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह हुमायूं के बीच में। इसके बाद में शेरशाह सूरी और चौसा का युद्ध हुआ था कब, कई बार बता चुके हैं, 1539 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है। सबसे पहले आ रहा है 4, फिर आ रहे हैं 2, और इसके बाद है 1, और इसके बाद है 3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा,
4213, तो दिस इज 4213, तो यानी कि ये वाला नहीं, 4213 यानी कि ए। ठीक है, इसमें सिर्फ डेट डेट याद करनी है। कन्नौज का युद्ध 1540 में, चौसा का युद्ध 1539 में, तालीकोटा 1565 और खानवा का युद्ध होता है 1527 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 20 नंबर। दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया है? तो दारा सिकों को ऐसा ऐसे मानता है कि दारा सिकों को राजद्रोह के उसमें, मतलब इनको एक देशद्रोही टाइप का माना गया था। उनका जो साम्राज्य था औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब ने इसको मृत्युदंड की सजा सुनाई थी और इसको दो जगह दफनाया गया था। बोलते हैं कि इसका जो सिर है, सिर इसका ताजमहल में, और इसका शरीर लाहौर में, ठीक है, हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था, और सिर इसका ताजमहल में दफनाया गया था। तो इसका मतलब इसकी जो कब्र बनी है, मकबरा जो बना हुआ है, वो बना है लाहौर हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम स्थापित कीजिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय। इसी को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो अहमद शाह अब्दाली ये 1761 में आता है भारत। मोहम्मद शाह जो होता है, इसका शासनकाल होता है 1719 से 48 तक, 1719 से 1748 तक। और जहांगीर का शासनकाल होता है, ये 1605 में गद्दी पे बैठता है, और इसकी जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में। और ये बहादुर शाह जफर जो है, ये बैठते हैं 1837 में, और 1857 की जो क्रांति होती है, इसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। तो ये है इनका समय, और इसके अकॉर्डिंग अगर अरेंज करोगे तो इसका आंसर आएगा क्या? 3214, 3214, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब क्या है, फिर से युद्ध आ गया, कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, कौन सा है, 1540। इसके बाद में चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, बाबर होते हैं। तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, और चौसा का युद्ध होता है 1539 में। देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैंने कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाए। अब अगर इनको सन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, 2 2, ये 28 आएगा, फिर ये, इसके बाद ये और ये। ठीक है, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 कहाँ है, 2 4 1 3, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न टफ है, इसमें आपको समय अनुसार जाना पड़ेगा। तो देखिए, जो ये दुर्गावती होती हैं, ये गोंडवाना के मतलब एक योग शासिका होती हैं। ये पद्मिनी जो हैं, ये पद्मिनी होती हैं राजा रतन सिंह की, राजा रतन सिंह की पत्नी होती हैं। इसके बाद में ताराबाई, ताराबाई राजा राम की पत्नी होती हैं। मराठा साम्राज्य में ये भी काफी बड़ा ये अहिल्याबाई भी मराठास की होलकर वाली शाखा से संबंधित है। ठीक है, अगर इनको अरेंज करेंगे तो इनके समय के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा 3241। ठीक है, सबसे पहले किसका शासन काल आता है, मतलब सबसे पहले कौन है, ये पद्मिनी है। ठीक है, इसके बाद में आती है 2 पे दुर्गावती, और इसके बाद है ताराबाई, और फिर से मराठा साम्राज्य आता है लास्ट में, यानी कि होलकर। होलकर मराठाओं के होलकर वाली शाखाओं से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। अब इसको देखो, समय अनुक्रम करना है, तो इसको मैच कराना है। तो हॉकिंस कब आते हैं भारत, मतलब इनका जो भारत आए हैं, तो इनका समय काल बताना है। तो हॉकिंस आते हैं 1608 से 1611 में। टॉमस रो, टॉमस रो आते हैं ये 1615 से 1619 के आसपास। मानुची आते हैं 1653 से 1708, और रॉल्फ फिच आते हैं 85 या 83 भी कहीं कहीं पे दिया रहता है, 1583 से 1586। इनके अकॉर्डिंग अगर समय को आप मैच कराएंगे तो आंसर बनेगा क्या, डी, 2143, 2143। इनके समय को आप अरेंज करा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आपको बताना है एक तरफ दिए हैं शासक और एक तरफ दिए हैं उनके द्वारा निर्माण कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है कौन सा, बाबर। तो बाबर ने क्या बनवाया था, बाबर ने बनवाई थी जामा मस्जिद, ठीक है। कहाँ पे, संभल में। और जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, आप अभी कमेंट करना, मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है, तो ये सही है। दूसरा हुमायूं, दीनपना, ये भी सही है। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था, ये भी सही है। और जहांगीर ने इत्माउद्दौला का मकबरा बनवाया था, ये भी सही है। ये सभी प्रश्न अरेंज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी सुमेलित हैं। आप बताया, कमेंट आपको करना है, याद है ना, जामा मस्जिद जो दिल्ली के बाहर बनती है, पूरा लाल किले के बाहर, वो उसका निर्माण कौन करवाता है। एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा ले लिया था, 25 क्वेश्चन करवाते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। और प्लीज अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में आप शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हम ऐसे ही वीडियो समय पर देते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकारिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, और मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। 1713 से लेकर के 1713 से लेकर के 1720, हाँ 1720, इस बीच में इनका काफी प्रभुत्व रहता है। ये काफी संपन्न रहते हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये इनके सब कठपुतली रहते हैं राजा। ये कई बार राजाओं को क्या करते हैं, गद्दी पर बिठाते हैं, और इनके मन मुताबिक काम नहीं होता तो ये उनको गद्दी से हटा देते हैं, यानी कि इनके जितने भी राजा आते हैं ये इनकी कठपुतली बन जाते हैं, ठीक है। और यही बहुत बड़ा पतन का कारण बना था मुगल साम्राज्य का। वैसे तो मुगल पतन शुरू हो गया था औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में होती है तब से, लेकिन ये भी कई सारे कारण थे जो मुगल पतन के काफी बड़े कारण बने थे। तो चलिए, ये थे लास्ट वीडियो। आपको यहाँ पर एक और आंसर बताना है कि ये हुसैन अली और अब्दुल्ला, इनको एक और अन्य नाम से जाना जाता है जो बहुत ही फेमस है, इनको क्या बोला जाता था, है ना, कौन बंधु बोला जाता था। तो ये था वीडियो आज का। यहाँ तक जिसने भी ध्यान से वीडियो देखा है, तो वो जब भी आप आगामी परीक्षाओं में बैठोगे, आपको यहाँ से प्रश्न 100% मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो कल 11 बजे फिर से मिलेगा। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।